एडिसन हजारों आविष्कार करता है, आइंस्टीन, न्यूटन, जितने भी वैज्ञानिकों के नाम थे जिन्होंने आविष्कार किया, वो भारत के खाते में नहीं है। दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला देश वैज्ञानिक दृष्टि से इतना पिछड़ा क्यों? इसका मूल कारण है कि इस देश की 80% आबादी और शेष 20% आबादी में से महिलाओं, इसका मतलब इस देश की 90% आबादी को हजारों वर्षों तक शिक्षा से वंचित रखा गया। वो सिर्फ आदेशों निर्देशों का पालन करेंगे। जिस प्रकार पशुओं को हाँका जाता है वैसे हाँका जाएगा और वो उसके हिसाब से चलेंगे, बिना पूछे सिर भी ऊपर नहीं करेंगे। इस प्रकार योग्यता का गला घोंटा गया। जो 10% लोग पढ़ने की बात हो रही थी, उनके लिए भी पढ़ाई क्या थी? शास्त्रों पर संदेह नहीं करोगे। धार्मिक किताबें, जो शास्त्र नाम की किताबें हैं, उन पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो उन पर संदेह नहीं किया जा सकता तो फिर नया कुछ हो नहीं सकता। शास्त्र में जो लिखा है वो अटल सत्य है और उसी के मंत्रों का जाप करो, कर्मकांड करो, मंत्र करो, यज्ञ करो, हवन करो, और बाकी वाली जो ये बहुत बड़ी जनता है, बहुत बड़ी आबादी है, उसको हाँको बैलों की तरह, ऊंटों की तरह, घोड़ों की तरह। उनको काम लो, आपके अधिक से अधिक लाभ के लिए काम लो, उनको जीवित रखने के लिए। जैसे हमारे यहाँ मेरे दादाजी कहा करते थे कि हमारे पास अनाज बचता कहाँ था, आधा अनाज जागीरदार लेता था, पीछे बचा आधा अनाज, उसमें हमारी बहुत बड़ी देनदारियाँ होती थी। जिन लोगों की हम सेवाएं लेते थे उनको सालाना अनाज देना पड़ता था। तो कुछ लोग अनाज के हिस्से में हमारा वर्क करते थे, खेती में काम आने वाली वस्तुओं से संबंधित लोह का, लकड़ी का, तो उनका अनाज, उनका पारिश्रमिक अनाज के रूप में जाता था। फिर साहूकार का हिसाब होता था, उससे कुछ सामान लाते थे। वही सामान हमें हमारे दूसरे कामों में, खेत कब बोना है, पशु खरीदना है कि नहीं खरीदना है, झोंपड़ा बनाना है कि नहीं बनाना है तो किस तारीख को बनाना है, ये सारी हम पूछ परख पंडित जी से करते थे। और वो अपना टिप्पणा एक निश्चित राशि पर खोलते थे, अन्यथा वो खोलते नहीं थे। वो राशि देने पर खोलते, फिर बताते कि तुझे भैंस खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, बैल खरीदना है नहीं खरीदना है, बैल में तेरे को नुकसान हो सकता है इसलिए तुम बैल नहीं खरीदेगा। इस प्रकार की सारी बातें वो होती थी। तो मैं मुख्य रूप से उस पर आता हूँ कि हमारे देश में जो आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण शुरू किया गया, वो क्यों किया गया? इस देश की बहुत बड़ी आबादी को हजारों वर्षों तक पढ़ने से वंचित रखा। समाज की मुख्य धारा का वो हिस्सा नहीं। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े तबकों को सत्ता में प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण नहीं है, प्रतिनिधित्व है। जो 80% आबादी है उसका शासन में, प्रशासन में, कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में, न्यायपालिका में, वहाँ उनका प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था पहला काम, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण, फिर उनको सरकारी प्रशासन का हिस्सा बनाने के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण। ये लोकसभा और विधानसभा में सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण दिया गया था। हालांकि पिछड़े वर्गों की बहुत बड़ी आबादी, जिसे माना जाता है कि उनकी आबादी
52% से ज़्यादा है निश्चित रूप से, क्योंकि 31 की जनगणना के आधार पर 52% थी, तो पिछड़े तबकों की आबादी बढ़ती है, इसलिए उनकी आबादी 60% के आसपास हो सकती है, ऐसा अनुमान है। क्योंकि जाति आधारित जनगणना हमारे देश में हो तो गई कुछ राजनीतिकों के दबाव में, परंतु उसको डिस्क्लोज नहीं करने दिया जा रहा है। अभी भी सत्ता नहीं चाहती है कि वो जाति आधारित जो आंकड़े हैं आबादी के वो डिस्क्लोज किए जाएं, वो प्रकाशित किए जाएं। तो इतनी जो बड़ी आबादी है उसका आरक्षण लोकसभा विधानसभा में नहीं था, तो प्रतिनिधित्व भी उनका बहुत कम है। आज भी 60% आबादी का प्रतिनिधित्व 20% से ज़्यादा नहीं है लोकसभा और विधानसभाओं में। तो उन लोगों का प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश में की गई, जिसको आज बहुत हैदृष्टि से देखा जा रहा है। रोज गालियां निकाली जा रही है कि जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस आरक्षण की वजह से प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिल रहा है। प्रतिभाएं केवल इस देश की 15% परिवारों में ही जन्म लेती है, तो इनका कहना सही है। जो लोग आरक्षण की खिलाफत कर रहे हैं, जो जाति आधारित आरक्षण की खिलाफत कर रहे हैं, उनका मानना है कि प्रतिभाएं 30% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जन्म नहीं लेती, 60% के लगभग ओबीसी में भी जन्म नहीं लेती, सिर्फ 10% सवर्ण वर्गों में ही जन्म लेती है। यदि स्वर्ण वर्गों में प्रतिभाएं जन्म लेती है तो ये देश पिछड़ा क्यों रहा? हजारों वर्षों से सवर्ण वर्गों के पास में इस देश की सारी सत्ता थी, फिर भी यह देश विभिन्न दृष्टियों से पिछड़ा रहा। इस देश का औद्योगिकरण अंग्रेजों ने किया, उससे पहले यहाँ उद्योग नहीं थे। इस देश का आधुनिकीकरण का सारा श्रेय अंग्रेजों को जाता है। तो ये जो लोग बहुत ज़्यादा प्रतिभा संपन्न लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं इस देश का विकास किया? क्यों नहीं कर सके ये लोग इस देश का विकास? ये बड़े प्रश्न हैं। ये प्रश्न इस बात के हैं कि ये धोखा दिया जा रहा है इस देश के बहुत बड़े तबके को। जो बहुत बड़ा तबका है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये खुद इस तबके के बहुत ज़्यादा लोग ऐसा कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, और आरक्षण हो तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इस देश की आज की सत्ता भी ये कहती है कि आरक्षित वर्गों में योग्यता नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए, अभी थोड़े दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई थी, टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडियन, टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड इंडियन के नाम से जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार ने नियुक्त किए थे। आईएएस, जो जॉइंट सेक्रेटरी आईएएस होते हैं, वो नियुक्त किए इंटरव्यू के आधार पर, किसी प्रकार की परीक्षा नहीं। टैलेंटेड और मोटिवेटेड इंडियन, भारतीय साक्षात्कार से छंटनी हुई। किसने साक्षात्कार लिया मुझे पता नहीं, परंतु परीक्षा किसी प्रकार की नहीं, और साक्षात्कार से 9 जॉइंट सेक्रेटरी सेलेक्ट किए गए। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। वो 9 के 9 एससी, एसटी और ओबीसी में से नहीं। 100% आरक्षण इस इंटरव्यू के मार्फत स्वर्ण वर्गों को दिया गया। इसका मतलब टैलेंटेड लोग एससी, एसटी, ओबीसी के घरों में जन्म नहीं लेते हैं। ये
ये इंटरव्यू के आधार पर इनका सिलेक्शन इस बात का की घोषणा है कि टैलेंटेड लोग सिर्फ जनरल कास्ट में ही जन्म लेते हैं, जनरल कास्ट में ही सिर्फ विशेष उनके नाम में इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है उसका लिंक मैं भेजूंगा। वो सारे नाम ये बता रहे हैं कि वो भी जनरल जाति में से सभी वर्गों में से नहीं थे, बहुत ही छोटे से विशेष तबके में से उन लोगों का सिलेक्शन हुआ कि ये लोग कंपनियों में अच्छा काम करते हैं, टैलेंट लोग हैं, मोटिवेटेड लोग हैं, इनको भारत की जो बड़ी प्रशासनिक स्थिति है, जॉइंट सेक्रेटरी जो मिनिस्टर होते हैं उनके सेक्रेटरी इनको नियुक्त किया जाए। तो इस प्रकार जो ये सेक्रेटरी नियुक्त किए उससे एक मैसेज दे दिया पूरे भारत में कि नो जॉइंट सेक्रेटरी इंटरव्यू के आधार पर नो के नो SC ST OBC में से नहीं सेलेक्ट हो सके। तो इंटरव्यू के आधार पर सारी योग्यता वहां पर है, टैलेंट सारा वहां पर है। जबकि देश आज़ाद होने के बाद जो आरक्षण की व्यवस्था की गई उससे पढ़ने का मौका मिला इस देश की बहुत बड़ी आबादी को, और उस आबादी में से लोग अधिकारी बने, कर्मचारी बने, और उसकी वजह से देश का तीव्र गति से विकास हुआ है। असलियत यह है, उसको जुटलाया जाता है, बहुत तरह की खबरें निकाली जाती है, बहुत अलग तरीके से उसको जुटलाया जाता है। मैं आज इस लाइव के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, विशेष मैसेज कि हाँ, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। बहुत बड़ा है, जाति व्यवस्था इस देश में खत्म होनी चाहिए, उसी के लिए ये सारा किया जा रहा है। जाति व्यवस्था कलंक है, दुनिया के किसी देश में जाति व्यवस्था नहीं है, सिर्फ इस भारतीय उपमहाद्वीप में है। भारतीय उपमहाद्वीप में सभी संप्रदायों में जाति व्यवस्था है, क्योंकि बाकी वाले जो संप्रदाय है वो भी इन्हीं लोगों में से बने हुए हैं, इसलिए मुसलमानों में, सिखों में, सभी में जाति व्यवस्था है। किसी में ऊंच नीच कम है, हिंदुओं में सबसे ज़्यादा ऊंच नीच पाई जाती है। तो हाँ, ऊपर बिठाना, नीचे बिठाना, वो सारा जो ये लोग कहते हैं कि शिक्षा में आप व्यवस्था दे दो। शिक्षा में क्या व्यवस्था? शिक्षा में चाहे कितना भी आप दे दो, आज शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो OBC के बहुत सारे लोग कोचिंग लेते हैं, कुछ लोगों के पास पैसा हो गया, कोचिंग ले रहे हैं, परंतु JEE मेन की जो कट ऑफ आती है उसमें पिछले 4-5 साल की कट ऑफ अगर देखा जाए तो 70 अंक होती है OBC की, लगभग 70 के आसपास। SC ST की होती है 50 से के नीचे, 50 के पास, और जनरल की 105 से एबव। इसका मतलब OBC के लोग जनरल से अभी बहुत नीचे हैं। 50% अंक जनरल की कट ऑफ 50% ऊंची रहती है। बड़ी जो उच्च शिक्षा की संस्थानें हैं, IIT, एम्स वगैरह में, अगर आज आरक्षण बंद कर दिया जाए, जैसा कि नीट वगैरह में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अगर बंद कर दिया जाए तो SC ST और OBC के लोग इन उच्च शिक्षण संस्थाओं से बाहर हो जाएंगे। ये पक्का मामला है, क्योंकि जो 70 अंक OBC के लोग अभी ला पा रहे हैं वो 105 कैसे लाएंगे? JEE मेन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि OBC के
SC ST के लोगों के साथ जगह जगह पर भेदभाव होता है, जगह जगह पर प्रताड़ना मिलती है। छोटे गांवों में हो सकता है कोई यादव ज़्यादा संख्या में हो, किसी गांव में माड़ी ज़्यादा संख्या में हो, जाट ज़्यादा संख्या में हो, गुजर हो, मीणा हो, ऐसी कौमें बहुत बड़ी आबादी हो छोटे गांव में, तो हो सकता है उनके लोग सरपंच बन जाते होंगे, उनके लोग गांव की पंचायती करते होंगे। परंतु शहरों में अभी भी इन तबकों की स्थिति बहुत नीची है। सत्ता का केंद्र आज भी शहर है, गांव नहीं है। तो गांवों में ये जो लोग गरीब को आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैंने भी बहुत निकट से देखा है। मैं स्कूल का अध्यापक हूँ, सरकारी स्कूल का अध्यापक हूँ। तो मेरी स्कूल में जनरल कास्ट के बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, बहुत गरीब तबके से आते हैं, उनमें से वही लोग आते हैं हमारे पास ज़्यादा। तो मैंने देखा कि एक बहुत जनरल कास्ट की गरीब घर की 5 लड़कियां मेरे पास पढ़ती थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। एक एक साल में उनका जन्म है, 5 ही लड़कियां बहनें, बहुत टैलेंट, सभी टैलेंट, मोस्ट टैलेंट। परंतु मुझे पता था कि ये लोग 5वीं के बाद इनको स्कूल छुड़वा देंगे। वो लड़कियां आरक्षण नहीं हो तो भी वो काफ़ी दिखा सकती है प्रतिभा को, प्रतिभाशाली लड़कियां थी, परंतु उनको आगे नहीं पढ़ाया गया। वो लड़कियां मेरी स्कूल के जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे या OBC के बच्चे थे, उनके साथ मैंने देखा कि उनके ममेरे भाई को, छोटे ममेरे भाई को शेड्यूल कास्ट के बच्चे ने कुछ कह दिया, तो उस छोटी सी बात पर वो लड़कियां उस पर बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गई, बोले ये हमको कैसे कह सकते हैं। और वो बच्चा डर गया, एकदम से सहम गया, उसको पता है कि सामाजिक स्थिति हमारी। तो ये जो लड़के स्कूल तक में प्रताड़ित होते हैं और स्कूल के बाहर तो कहना ही क्या, स्कूल के बाहर गली में, मोहल्ले में, ढाणी में, समाज में, गांव में SC ST के बच्चे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। अगर उस गांव में उनकी आबादी 60-70% से कम है तो OBC के बच्चे भी प्रताड़ित होते हैं अगर उनकी आबादी उस गांव में 50% से कम है तो, या 40% से कम है तो। ये स्थिति OBC के साथ भी होती है। उनको गांव को मुख्य निर्णय लेने में उनको भी नहीं आने दिया जाता है। तो ये जो प्रतिभाओं को जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है, डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उससे प्रतिभाओं दमित होती है। दूसरी बात, प्रतिभाएं विशेष घरों में जन्म लेती है, ये प्रकृति के हिसाब से कतई सही नहीं है। आज जब इतना ज़्यादा साक्षरता का लेवल बढ़ गया है इस देश में, सभी लोग पढ़ाने की ओर बढ़ गए, उसके बाद भी JEE मेन की क्वालिफाई अंक अगर देखे जाए तो 105 से ज़्यादा जनरल और 70 के आसपास OBC। तो इसका मतलब जो OBC का लड़का 70 नंबर लाता है वो 105 वाले से कम योग्य है, ये अंकों के आधार पर लोग मानते हैं। परंतु मैं कहता हूँ कि जिस बच्चे के 105 अंक हैं जनरल कास्ट के, स्वर्ण वर्ग के, और जिस बच्चे के 70 अंक है OBC के, वो योग्यता के आधार पर इक्वल है, लगभग इक्वल है। कारण यह है कि मैं खुद मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चा JEE मेन की तैयारी करता था, मैं कोटा में रहा था साथ में, छुट्टियों में 1.5 महीने की छुट्टियां, उसके अतिरिक्त मेडिकल भी लेता था और मेडिकल
की स्थिति में या मेरी अन्य छुट्टियों में मैं वहाँ रहा था, तो मैं जब कोटा में रहा तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा जब कोचिंग से वापस आता था और मेरे पड़ोस के कमरे में जो बच्चा रहता था वो भी कोचिंग से वापस आता, बच्ची भी थी उनकी बच्चियां भी कोचिंग कर रही थी। हमारी बच्चियां तो अभी कोचिंग छोड़ के गणित और ये विज्ञान विषय भी नहीं ले रही है। और मेरा बच्चा हिंदी मीडियम का बच्चा था। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी बहुत बड़ा अंतर चलता है कोचिंग वगैरह में। फिर घर पे आने के बाद मेरा बच्चा मुझसे कुछ भी कंसल्ट नहीं, मैं एमए हूँ परंतु मैं साइंस के हिसाब से केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित में मेरे बच्चे को किसी प्रकार की कोचिंग नहीं दे सकता। परंतु मैं देख रहा था जो बच्चा और बच्ची मेरे पड़ोस में रहते थे उनकी नानी उनके साथ रहती थी, नानी एमएससी थी। उन बच्चों की नानी एमएससी थी और वो कोचिंग से आने के बाद वो केमिस्ट्री में एमएससी थी। बायो की जो लड़की थी नीट की तैयारी करती थी, उससे भी वो पढ़ के आ रही थी उसको देखती थी, चर्चा करती थी। और जेई मेन की जो लड़का तैयारी कर रहा था उसको भी वो सहयोग करती थी। अब जिस घर में नानी एमएससी हो, नाना एमएससी हो, दादा एमएससी हो, इंग्लिश मीडियम हो पूरा परिवार, और एक हमारे घर जहाँ अभी नानी और माँ अंगूठा छाप, बाप ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की वो भी कोई ज़्यादा नहीं। तो इस प्रकार के परिवारों के बच्चों के अगर 105 अंक आते हैं तो ज़्यादा योग्य नहीं कहे जा सकते, उनको वातावरण अलग तरह का मिल रहा है। मैं तो जेई मेन को भी नहीं जानता था, मेरे बच्चे ने अपने क्लासमेट से पूछ के पता लगाया कि ये जेई मेन कोई तैयारी होती है, जेई एडवांस होती है, उसके बाद कोई आईआईटी जैसी कुछ संस्थाएं होती है वहाँ पर सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ बताया उसने। बाकी उनके घर में तो आईआईटीएन पहले से बैठे हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ी के आईआईटीएन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनकी जो पारिवारिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो शैक्षणिक स्थिति है परिवारों की, उसके मद्देनजर जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े परिवार हैं उनको बराबर प्रतिनिधित्व, उन परिवारों में जन्म लेने वाली योग्यताओं को इस देश के विकास में बराबर भागीदार बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। संवैधानिक आरक्षण अयोग्य लोगों को कभी भी अवसर नहीं देता। परंपरागत आरक्षण में योग्यता का कहीं कोई प्रश्न नहीं था। राजा कैसे बनेगा? इस माँ के पेट से जो बच्चा जन्मेगा वो राजा होगा। अब चाहे वो काना भी हो, चाहे वो दौड़ नहीं सकता हो, ठीक ढंग से चल नहीं सकता हो, तलवार तो दूर, लाठी चलाना भी जिसको नहीं आता हो वो राजा बन जाता था। सिर्फ जन्म के आधार पर, योग्यता का कहीं कोई सवाल नहीं। कौन व्यक्ति सेठ बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, महाजन बनेगा, वो भी सिर्फ जन्म के आधार पर। कौन व्यक्ति वेद बनेगा, इलाज करेगा, वो भी जन्म के आधार पर। कौन व्यक्ति पंडित बनेगा, पूजा पाठ करेगा, कर्मकांड करेगा, धर्म का मुखिया बनेगा, सर्व बनेगा, वो भी सिर्फ जन्म के आधार पर। योग्यता का कहीं कोई प्रश्न नहीं, योग्यता की तो कहीं जरूरत नहीं। बिना किसी योग्यता के मापदंड के जन्म के साथ आधार पर जो आरक्षण हजारों वर्ष चला था वो आरक्षण जरूर बिना योग्यता का आरक्षण था। हमारा संवैधानिक आरक्षण योग्यता के बिना नहीं है। इसमें योग्यता पहला मापदंड है। योग्यता के बाद ही आपको सेवा के अवसर दिए जाएंगे। आपकी मिनिमम योग्यता की परीक्षाएं होगी, जांच होगी
और उसके बाद अगर आप छोटी जाति से, पिछड़े तबके से, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े परिवार से हैं, तो आपके अंक कम हैं, तो भी आपको उनके बराबर योग्य इसलिए माना जाएगा क्योंकि आप में प्रतिभा है। केवल सामाजिक और शैक्षणिक स्टैंडर्ड नीचा होने की वजह से आपके मार्क कम आए हैं, योग्यता आप में कम नहीं है। आप उन परिवारों में जन्म लिया, उन परिवारों में भी योग्यताएं जन्म लेती है। इसलिए ये जो आरक्षण हमारा हुआ, प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर देना, इस देश की 80% परिवारों के दंपतियों में जन्म लेने वाली प्रतिभाएं, 80% घरों में जन्म लेने वाली प्रतिभाओं का देश के विकास में सहयोग कैसे लिया जाए, इसके लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था की गई। अस्सी प्रतिशत परिवारों में जन्म लेने वाली प्रतिभाओं को शिक्षा के अवसर दिए गए और उसके बाद उनके अंक उन्हीं में से देख करके, अगर उनके अंक उन विशेष वर्गों के हिसाब से ऊंचे अंक हैं तो उनको प्रतिभा संपन्न माना जाएगा। वो प्रतिभा संपन्न है क्योंकि वो किसी गांव ढाणी की कभी कभार खुलने वाली स्कूल से पढ़ के आया है। एक अध्यापक वो भी बहुत सारे काम करता है, सभी प्रकार की क्लासों को वही पढ़ाता है। उन कक्षाओं से बिना किसी शिक्षण सामग्री के, स्कूल यूनिफॉर्म का भी अता पता नहीं, नाया या धोया, कपड़े धोए हुए हैं कि नहीं हैं, कभी खेत में जाता है, कभी पशुओं में जाता है, कभी कभार स्कूल जाता है। इस प्रकार कभी कभार स्कूल जाकर के जो बच्चा अगर उस परिवार से जो कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके दादा नाना एमएससी हैं, उन परिवारों के बजाय आधे नंबर भी लाता है तो उनसे ज़्यादा योग्य है, कम नहीं है। तो इस प्रकार इस देश के बहुत बड़ी आबादी में जन्म लेने वाली प्रतिभाओं को देश के विकास में खड़ा करने के लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था की गई। योग्य व्यक्तियों की सेवाएं कैसे ली जा सके, तो योग्य व्यक्ति किसी जाति विशेष में जन्म ले लेते, उन जातियों में भी जन्म ले सकते हैं जो जंगलों में रहती है, पहाड़ों में रहती है। जो जातियां गांव के बाहर कहीं रहती है, गुम्मकड़ है, जो जातियां खेती करती है, पशुपालन करती है, पशुओं के साथ साथ विभिन्न प्रदेशों में विचरण करती है, मजदूरी करती है, मजदूरी के लिए पलायन करती है, उन जाति वर्गों में भी ऐसे बच्चे योग्य व्यक्ति जन्म ले सकते हैं। उन योग्य लोगों की सेवाएं देश में कैसे ली जाए, इसके लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश में की गई। अब आरक्षण में अगर देखा जाए, हाँ, देश की साज के सारण साहब कहते हैं कि 1% देश की शासकीय सेवा में कुल आबादी का 1% लोगों ने 99% पर कब्जा कर रखा है। आरक्षण है इस देश में, अभी भी परंपरागत आरक्षण भारी पड़ रहा है, समाज में नहीं, सत्ता में। आज
इस देश की कार्यपालिका जो वर्किंग बॉडी है, इस देश की सत्ता चलाती है, उसमें अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मुख्यमंत्री, ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री SC ST OBC में से नहीं होते। SC ST OBC में से अभी भी आप अगर पूरे भारत के राज्यों की कैबिनेट को अगर खंगालोगे तो SC ST OBC की 80% आबादी में से कैबिनेट मंत्री मिलेंगे 5%, 7%, 10%। कैबिनेट मंत्री नहीं है तो सेक्रेटेरिएट में अगर देखा जाए, सेक्रेटेरिएट जहाँ नीति निर्धारण होता है, देश की नीतियाँ बनती है, वहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। वहाँ घराने चलते हैं, पीढ़ियों से फिक्स है। उन्हीं घरों के लोग सेक्रेटेरिएट में कब्जा जमाए बैठे हैं पीढ़ियों से। तो वो लोग कौन है? वो है 10%, 15% आबादी में से। SC ST OBC में से 5% लोग भी अभी तक सेक्रेटेरिएट में नहीं है। मुख्य रूप से जहाँ नीति निर्धारण होता है, कार्यपालिका से भी ये भारी पड़ती है। अगर कैबिनेट को अपन कार्यपालिका माने, हालांकि कार्यपालिका का हिस्सा है ये भी, सेक्रेटेरिएट भी कार्यपालिका का हिस्सा है। एक छोटा सा पटवारी, ग्राम सेवक, अध्यापक, वो भी कार्यपालिका का हिस्सा है। तो अगर देखा जाए तो सेक्रेटेरिएट में अगर अपन देखेंगे, हमारे देश के सेक्रेटेरिएट में 95% आरक्षण है। वो जो परंपरागत आरक्षण, सनातन आरक्षण, उन लोगों का अभी भी वहाँ पर 95% कब्जा है। 5% मुश्किल से SC ST OBC के लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। सेक्रेटेरिएट के बाद में अन्य प्रशासनिक सेवाओं को अगर देखें तो वहाँ भी स्थिति नाजुक है। कार्यपालिका के बाद में दूसरी सबसे बड़ी अगर अपन संस्था समझें तो इस देश में है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में एक संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति, अगर सारे राष्ट्रपतियों पर नज़र डाली जाए तो अब तक 90% राष्ट्रपति केवल स्वर्ण वर्गों से हुए हैं। अगर दोनों सदनों को अलग अलग देखा जाए तो राज्यसभा में अभी भी केवल 5% SC ST OBC के लोग पहुंच पाते हैं। राज्यसभा में संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। सारे लोग पूंजीपति, मिल मालिक, बड़े बड़े सेलिब्रेट, बड़े बड़े धनपति राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। 5% लोग मुश्किल से इन तबकों में से आते हैं। दूसरा अगर देखें, लोकसभा में SC ST OBC को जाति के आधार पर आरक्षण है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए वो रोक बैठे रहते हैं, वहाँ पर मेज थपथपाने का काम बखूबी करते हैं। SC ST को आरक्षण है, OBC को आरक्षण नहीं है। OBC की आबादी आधी से ज़्यादा, OBC के लोकसभा सदस्य 20%। ये घोटाला कैबिनेट में तो खैर कौन लेगा इनको। एक और है न्यायपालिका, जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है, उनमें आरक्षण नहीं है। और वहाँ पर कोई विशेष परीक्षाओं का मामला भी नहीं है। तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ घराने चलते हैं, न्यायिक घराने इस देश में, मिश्रा, जैन, लोढ़ा, बड़े न्यायिक घराने चल रहे हैं। और वो
कुछ तो ऐसे घराने हैं जिनके एक एक परिवार में से 3-3 मुख्य न्यायाधीश है गए इस देश के। तो वो घरानों में से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चल रहे हैं। आम जनता का वहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है इस देश की। तो काफ़ी चर्चा कर ली आरक्षण पर। मैं 1-2 और भी सेशन लूँगा, लाइव सेशन। वैसे मैं जुड़ने का तो वैसे भी लोगों को पता है कि मैं कम सुनता हूँ, इसलिए किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि जुड़ना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, पर्टिकुलर जाति अगर देखा जाए तो जो पुरानी पढ़ी लिखी जातियाँ हैं उन लोगों का कब्जा इस देश की सारी सत्ता पर है, समाज पर है। राजनीतिक सत्ता की तीनों बातें अपन ने देख ली, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका पर कब्जा। तीसरी चीज अगर अपन देखें तो धर्म पर सारे वही लोग हैं, मुल्ला, मौलवी, पंडे, पुजारी, शंकराचार्य, इमाम, पोप, पादरी, वही विशेष वर्ग आम जनता का। धर्म में आम जनता का काम इतना ही है कि कितना कमाया उसमें से हिस्सा दे दो। सिर्फ जो पसीना बहाया है और उस पसीने का जो प्रतिफल मिला है वो इन मुल्ले, मौलवियों, पंडे, पुजारियों, शंकराचार्य, इमामों के घर भरने के लिए है। तो धार्मिक मामला तो पूरा ही इनके कब्जे में है। तो काफ़ी बातचीत हो गई। हाँ, सेक्रेटेरिएट जिला मुख्यालय पे है। हाँ, तो मैं बात करता हूँ थोड़ी सी। मैं पहली बार पिछले चुनाव में कलेक्ट्रेट में थोड़ा मेरा डेपुटेशन रह गया था, सुनता नहीं था, देख रहा था, बहुत कम सुन पा रहा था उन दिनों। परंतु मैंने देखा कि जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी मीणा, शेड्यूल कास्ट के लग जाते हैं, परंतु उनके पीए बाबू बहुत बड़े तिलक छापे होने जरूरी है। अगर तिलक छापे नहीं है तो उनको वो जो मीणा और जो SC ST के प्रशासनिक अधिकारी वो भी अनपढ़ समझते हैं। जिस बाबू के चंदन के तिलक नहीं है उस बाबू को चपरासी से नीचे हैसियत हो जाती है। मेरी स्कूल के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे वो उनका भी डेपुटेशन था, वो चंदन के तिलक लगाते हैं। मैंने पूछा ये कि आपको पता नहीं है कि हमारे SDM साहब, मेरा भी उनका भी डेपुटेशन था, तो ये चंदन का तिलक है तो मैं चपरासी हूँ तो ठीक ढंग से बात करते हैं। अगर चपरासी चंदन का तिलक लगा लेता है तो वो बाबू से बड़ी हैसियत कर लेता है, और नहीं लगाता है तो उसको इस प्रकार बुलाया जाता है जैसे कोई कुत्ते की तरह उसको फटकारा जाता है बात बात पर। तो वो मेरे जो OBC के थे, जाटी थे, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, परंतु वो चंदन का तिलक इसलिए लगाते थे। मुझे बताया कि एक दिन तो मेरे टिप्पन में से SDM साहब ने कहा कि सब्जी मेरे टिप्पन में डाल दो थोड़ी, क्योंकि चंदन का तिलक था इसलिए। और चंदन का तिलक नहीं होता तो सारा जो काम करना होता है 4th क्लास को, वो सारा उनको ही करना होता है जिनके चंदन के तिलक नहीं है। इस प्रकार मैंने देखा SCM, SDM सारे कार्यालयों में ऐसा ही मामला था। मेरा एक मित्र कलेक्ट्रेट के जो सूचना और संपर्क संबंधी कोई एक विभाग था उसमें था, मेरे पड़ोस के गांव का, वो भी अध्यापक था। तो मैंने पूछा उसको, मैं सुबह सुबह वहाँ चला गया तो देखा तो सारे ही बाबू चंदन के तिलक, और वो अध्यापक था। तो मैंने पूछा कि ये सारे चंदन के तिलक वाले, कि ये सारे ब्राह्मण नहीं है? ये चंदन के तिलक लगाने पर कलेक्ट्रेट में आदमी की इज्जत बढ़ जाती है। मैंने कहा आपने नहीं लगाया कि यार मेरे से तो नहीं लगाया जाता।
थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है, चंदन का तिलक नहीं होता तो, और चंदन का तिलक होता है फिर उनको मामला कुछ अलग होता है। तो ये ऐसा आरक्षण कलेक्ट्रेट में, तहसील में, एसडीएम में, पंचायत समिति में, सभी जगह ऐसा ये जो परंपरागत आरक्षण है उसका बोलचाला है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले बहुत बड़ा बोलबाला होता था। हाँ, व्यापार में सारा धन, मिल मालिक कौन है, बड़े बड़े हवाला कारोबारी कौन है, औद्योगिक घराने कौन है, ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा कौन इकट्ठी कर रहा है इस देश की कीमती ज़मीनें किसके पास है। थार के रेगिस्तान में अगर किसी के पास 400 बीघा ज़मीन है तो कोई उसकी जोरी बाजार की, जयपुर के जोरी बाजार की, दिल्ली के चांदनी चौक की 10 फुट ज़मीन से भी कम कीमत है उसकी। 1 वर्ग गज ज़मीन से भी कम कीमत है 400 बीघा ज़मीन की कीमत। ये हालत है। तो कीमती ज़मीनें किसके पास है। बड़े बड़े बाजार, शहरों के मुख्य इलाके, वो किसके पास है। तो सारा धन अगर देखा जाए तो इस देश की SC ST OBC के पास स्थायी संपत्ति के हिसाब से देखा जाए तो 2-5% से ज़्यादा संपत्ति नहीं है। हाँ, करंट संपत्ति जो लोग अधिकारी कर्मचारी लग गए, कुछ और हो गए, वो थोड़ी हो गई। मैं जयपुर में एक मीटिंग में गया था। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। कुछ लोगों ने वहाँ एक आयोजन रखा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप था, तो जाट जाति का एक आयोजन था और उसमें मुझे उन्होंने इनवाइट किया। मैं गया तो वो एक बहुत बड़ा होटल था, महादेव होटल, वहाँ पर आयोजन था। आयोजकों ने बताया कि महादेव होटल ने हमें फ्री सुविधा दी है सारी यहाँ आयोजन करने की। मैंने कहा ये महादेव होटल है किसका, तो बोले जाटों का। मैंने कहा ये कैसे हो गया जाटों का होटल। जाटों के पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे हो सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हो नहीं सकती, क्योंकि अगर जाट कितना ही बड़ा अधिकारी हो गया तो इतनी बड़ी संपत्ति नहीं इकट्ठी कर सकता। छोटा मोटा कारखाना लगा लिया तो कारखाने के लिए जो धन है, उनके पूर्वजों के पास धन नहीं था, तो एकदम से धन कहीं भी दिखाई देगा। अगर एक साथ 10 करोड़ 20 करोड़ कई रुपए दिखाई देंगे तो वो तो पैसा एक नंबर का नहीं हो सकता। एक नंबर का पैसा जाट के पास कैसे आ गया। भरतपुर दौलपुर का जाट है क्या, कोई राजघराने का जाट है क्या, नहीं, जयपुर के पास का जाट है। वो कह रहे कि इसकी ज़मीन सेज में चली गई थी। स्पेशल औद्योगिक जो विशेष जोन था, स्पेशल इंडस्ट्री जोन, उसमें चली गई थी और इसलिए इनको करोड़ों रुपए एक नंबर के मिल गए, उनसे इन्होंने ये होटल खड़ी कर दी। तो मेरा अचंभा तब जाके पूरा हुआ कि ये जो राजस्थान में खेती करने वालों को उनके खेत जिन लोगों ने दिलवाए थे, उनकी वजह से इनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति हुई है। वो खेत जो शहरों के पास कीमती ज़मीनें हो गई, उसकी वजह से। हाँ, जोधपुर में बड़ी बड़ी ज़मीनें किसके पास है, कहीं भी जाओ आप बड़े शहरों में, जोधपुर क्यों, आप नागौर में चले जाओ, छोटे छोटे कस्बों में चले जाओ, गांव में चले जाओ। गांव में भी, गांव का जो मुख्य इलाका है, जो चौपाल और गवाड़ वगैरह जो मुख्य इलाका, वो किसके पास है। तो अब हमारे आरक्षण को टैलेंटेड एवं मोटिवेटेड भारतीय के नाम से ख़त्म किया जाएगा। बड़ी कंपनियों को ठेके देकर ख़त्म किया जा रहा है। बहुत बड़े गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। उस पर अगर हम समय रहते सचेत नहीं हुए, हमें ये समझ में नहीं आया कि आरक्षण नहीं है, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, ये प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस देश की पूरी आबादी को
शासन में, प्रशासन में, सब जगह प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। एक वीडियो आया था थोड़े दिनों पहले, एक टीवी ने जारी किया था, उससे आरटीआई से सूचना मिली थी कि देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अभी संचालित है, प्रस्तावित अलग चल रहे हैं, संचालित 41 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं है, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। सभी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय इस देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय हैं, जहां से सारी सत्ता निकलती है। बड़े विश्वविद्यालय हैं, तो उन विश्वविद्यालयों में ओबीसी का एक भी प्रोफेसर क्यों नहीं आया? इंटरव्यू सिस्टम में मुझे एक आर्मी मैन ने बताया था कि हमारे सारे अधिकारी ग्रामीण भूमि का, कोई आदमी आर्मी में अधिकारी नहीं बन सकता, सिपाही सारे ग्रामीण और अधिकारी, क्योंकि इंटरव्यू सिस्टम में ग्रामीण मानसिकता वाले लोगों को अलग छांट दिया जाता है, शहरी मानसिकता वालों को ऑफिसर बना दिया जाता है, ग्रामीण मानसिकता वाले उनके सैल्यूट लगाने के लिए खड़े रहते हैं आगे। तो इसी प्रकार सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के हजारों प्रोफेसरों में एक भी ओबीसी एससी एसटी का, ओबीसी का नहीं, एससी एसटी तो आरक्षण की वजह से प्रमोशन में आरक्षण है एससी एसटी के, ओबीसी को आरक्षण मिले 28 साल हो गए, परंतु प्रोफेसर किसी को नहीं बनने दिया। आज भी इतने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीयू, जेएनयू, किशनगढ़ जो राजस्थान का भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस प्रकार राजस्थान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक गुजरात में है, तो अलग अलग हर एक स्टेट में, लगभग बड़े स्टेट में एक एक विश्वविद्यालय है। तो ये बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हजारों प्रोफेसर हैं, उनमें एक भी ओबीसी का नहीं, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण नहीं। तो मैं क्या है कि उन्हीं दिनों एक प्रोफेसर से मेरा मिलना हुआ, एक मीटिंग थी हमारी, उसमें वो प्रोफेसर भाषण दे रहे थे किसानों के पक्ष में। तो मैंने समझा कि ये शायद कोई किसान है, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई माड़ी है, कोई बिश्नोई है, इनमें से कोई होंगे। तो वो किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है इस देश पे, उस पर उस काफ़ी बोले, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण। उनका भाषण खत्म हुआ, कार्यक्रम खत्म हुआ, तो मैंने उनका फ़ोटो ले लिया था, उनका चेहरा मैंने, जब हम भोजन कर रहे थे तो मैंने उनको ढूंढ निकाला, जाके उनसे बोला, कम सुन रहा था फिर भी मैंने कहा, भाई साहब आपने वो भाषण दिया था क्या? हाँ। तो आपने बताया था कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। कहाँ हूँ? तो एक टीवी न्यूज़ चल रही है, आरटीआई की अखबारों में भी खबर आई है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूरे भारत में कहीं पर भी ओबीसी का कोई प्रोफेसर नहीं है। उन्होंने बोला, मैं तो मीणा हूँ, मैं एसटी के आरक्षण की वजह से हूँ, ओबीसी का कोई प्रोफेसर अभी तक नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? कि बोले हम लोगों को आरक्षण है इसलिए हमें तो प्रोफेसर बना दिया जाता है। हालांकि हमें भी पूरा नहीं बनाया जाता, जितना आरक्षण है उतने हम भी नहीं है, परंतु ओबीसी तो आरक्षण नहीं होने की वजह से पिछड़ जाती है रोज़, और इसलिए ओबीसी का आज तक कोई एक प्रोफेसर नहीं बन सका पूरे भारत में। जिसकी 60% आबादी है, पूरे भारत में प्रोफेसर बनने जाए योग्यता का लड़का ओबीसी के किसी परिवार में आज तक जन्म ही नहीं लिया इस देश में। चलो, धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत शेयर किया, बहुत ज़्यादा सुना, इस सब के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें तो और अच्छा रहेगा, इस पर कमेंट करें। धन्यवाद। इतना